हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी दिन रात कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हमने स्टार्ट कर दिया है जूनियर असिस्टेंट की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, कनिष्ठ सहायक की भर्ती जो कि 5512 पदों के लिए है, इसकी तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है। और सबसे पहले हमने हिंदी को लेकर के ही अपना पैटर्न स्टार्ट किया है, क्योंकि आपको पता है कि जो जूनियर असिस्टेंट में हिंदी आती है वो अच्छे इंटरमीडिएट लेवल की आती है, काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं। दूसरा 30 नंबर की हिंदी आएगी, तो 100 नंबर के पेपर में 30 नंबर एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्रिएट करेगा। अगर आपका इस पर एक पकड़ बन जाता है तो 30 में से 30 आप बहुत आसानी के साथ गेन कर सकते हैं। तो सेट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिसमें हमने 27 जुलाई 2023 को जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन ऐड किए थे, कुछ और भी क्वेश्चन उसमें ऐड किए थे, और उसी पैटर्न के आधार पे आज हम सेट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम 30 क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। आपको बताना है कि जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या शब्द होगा, व्यंजन होगा, स्वर होगा या वर्ण होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए वर्णों के मेल को ही शब्द बोलते हैं। जो वर्ण होते हैं तो वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। फिर शब्द से वाक्य बनता है। ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है इसके आधार पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी वो हो जाएगी वर्ण। क्या हो जाएगी दोस्तों, वर्ण। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, ए और ऐ का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है कि ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान क्या है। देखिए ए कैसे आप बनाते हैं, ए बनाते हैं, अगर ए बनाना हो तो अ प्लस ई। तो जब आ में ई को जोड़ देते हैं तो अ बन जाता है। अब आ जो है ये है कंठ से बोला जाता है, और ई इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। क्या है, तालव्य। तो इस प्रकार से देखिए, जो अ का उच्चारण स्थान बनेगा वो क्या बनेगा, कंठ प्लस तालव्य, यानी अ जो है वो कंठ तालव्य होगा। इसी तरीके से अगर अ की बात करें, ए हो गया, अ की बात करें तो इसको बनाने के लिए आ प्लस ए ये आप करेंगे, तो ये कंठ तालव्य है, ये कंठ है, तो अल्टीमेटली ये भी कहाँ से बोला जाएगा, कंठ तालव्य से बोला जाएगा। तो ए और अ इन दोनों का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, वो होगा कंठ तालव्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काक पद का उल्लेख कब होता है, वाक्य के बीच विराम लेने पर, बार बार एक ही बात के लिए, शोक प्रकट करने के लिए, छूटे हुए अंश के लिए। देखिए ये काक पद क्या है, ये आप ध्यान दीजिए। काक पद, जैसे अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे मुझे मान लीजिए लिखना है मोहन ने बाजार से कपड़ा। अब देखिए मुझे लिखना था मोहन ने बाजार से, लेकिन बाजार शब्द मैंने छोड़ दिया। तो अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो आप इस तरीके से काक पद लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं, और इसको फिर आप यहाँ पे लिख देते हैं बाजार। मतलब ये चीज़ यहाँ छूट गया। तो अगर कोई छूटा हुआ अंश है तो उसको लिखने के लिए, दिखाने के लिए हम ये काक पद का उल्लेख करते हैं। ठीक है, ये है आपका काक पद जो ऐसे आप लगाते हैं। तो छूटे हुए अंश के लिए काक पद का उपयोग किया जाता है। डी आंसर सही हो जाएगा। आइए देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के लिए बीच में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर दो समानार्थी शब्द हैं तो उनके बीच जो रिपीटेशन होता है, तो रिपीटेशन में आप कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं धीरे धीरे, धीरे धीरे, तो आप देखिए कौन सा चिन्ह यूज किया आपने, इस चिन्ह को, इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। तो दो समानार्थी शब्दों की जो पुनरुक्ति होती है उनके बीच में किस विराम चिन्ह का उपयोग होता है, तो योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मनोबल में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। देखिए अगर मनोबल की बात करें, मनोबल, तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मनोबल का संधि विच्छेद होगा मनः प्लस बल। ठीक है ना। तो ये आपको दिख गया होगा, ये कौन सी संधि है, ये विसर्ग संधि है। ठीक है ना।
तो मनोबल में कौन सी संधि होती है? मनोबल में संधि होती है विसर्ग। अगला है गायक। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गायक का संधि विच्छेद गा प्लस यक होगा, गाय प्लस इक होगा, गय प्लस अक होगा या ग प्लस आयक होगा। तो देखिए, अगर आपने अयादि संधि पढ़ी है तो इसका आंसर आप दे पाएंगे, ठीक है ना। तो अयादि संधि में ये आता है गय प्लस अक, ठीक है ना। तो गायक का जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा गय प्लस अग, ठीक है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा अयादि संधि के बारे में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? अब गगनचुंबी इमारतें, तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा, द्विगु समास होगा या अव्ययीभाव समास होगा। देखिए, गगनचुंबी, गगनचुंबी का मतलब क्या है? गगन को चूमने वाली ना, गगन को चूमने वाली इमारत कैसी है? गगन चूमने, यानी गगन को चूमने वाली इमारत है। इतनी ऊंची है कि लगता है कि वो गगन को, आसमान को छीलोगी। अब इसमें ये जो को आया है ये क्या है? कारक पद। तो जब कारक चिन्ह कारक पद आता है तो ऐसा समास क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास, ठीक है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर किसी शब्द में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तो वो तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, विच्छेद होता है, विस्तार या नवीन अर्थ। तो कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो याद रखिएगा कि जो समास का अर्थ होता है वो संक्षेप होता है। क्योंकि देखिए, पूरा लिखा था गगन को चूमने वाली, लेकिन इसको हमने शॉर्ट करके क्या लिख दिया? गगनचुंबी। तो हमने क्या किया? संक्षेप किया। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है ना। और समास विग्रह का अर्थ होता है डिटेल। क्वेश्चन नंबर 9, आवेशित शब्द का विलोम आपको बताना है कि आवेशित यानी चार्ज्ड हो जाना। जैसे आपको एक झापड़ कोई मार दे या आपको कोई गाली दे दे तो आप आवेशित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम अनावेशित होगा, अनावृष्टि होगा, अनावृत होगा या अनाश्रित। तो बहुत इजी है, इसका विलोम हो जाएगा अनावेशित, ठीक है। आप चार्ज हो गए, गुस्से में आ गए, फिर आपको समझाया बुझाया गया तो आप शांत हो गए, तो अनावेशित हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? उम्मीद, आशा, उम्मीद लगाना, आशा करना, एक ही बात हुई। अवनति, ये भी सही नहीं बैठ रहा है। असंतोष, ये भी सही नहीं है। उम्मीद का जो होगा वो मायूसी होगा। उम्मीद का सही विलोम क्या होगा? मायूसी होगा। जैसे आपने फॉर्म डाला है जूनियर असिस्टेंट के लिए, अब आपका एग्जाम होगा आगे चल करके, ठीक है। आपने बहुत उम्मीद लगा रखी है कि आप जो है इस जूनियर असिस्टेंट का पद प्राप्त करेंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, मेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे और एग्ज़ाम पास करेंगे, फिर टाइपिंग देंगे। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की, हार्डवर्क नहीं किया, ठीक है, सही से पढ़ाई नहीं की, तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि 1 नंबर से या आधा नंबर से आपका रह जाएगा। भगवान करे ऐसा होना, लेकिन मान लीजिए वैसा बहुत लोगों के साथ होता है, तो उस कंडीशन में आप क्या हो जाते हैं? मायूस हो जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद का जो विलोम होगा वो मायूसी होगा। तो मायूस ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ाई जो है मन लगा करके करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्याय नहीं है? तरक्की, अब तरक्की कब होगी? जब ये जॉब आपको मिल जाएगी, ये नौकरी मिल जाएगी तो तरक्की होगी, वृद्धि होगी, उन्नति होगी, अपकर्ष, विकास। तो तरक्की का जो पर्याय नहीं है, तो वृद्धि का मतलब भी वही है, तरक्की मतलब आगे बढ़ना, वृद्धि मतलब आगे बढ़ना, उन्नति मतलब आगे बढ़ना, विकास मतलब आगे बढ़ना। लेकिन अपकर्ष जो है ये तरक्की का पर्यायवाची नहीं होगा, क्योंकि अपकर्ष मतलब होता है नीचे जाना, डाउनफॉल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, देवता का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। निर्जर, निर्जर मतलब भी देवता होता है। त्रिदश, ये भी देवता होता है। गिरवाण, ये भी देवता होता है। लेकिन जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। किंकर जो है वो देवता का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं। निर्जर भी होता है, त्रिदश भी होता है, गिरवाण भी होता है, लेकिन किंकर जो है वो देवता का पर्यायवाची नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तरणी, तरणी, तो तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। देखिए, ये जो लिखा है तरणी, इसका मतलब होता है सूर्य। इसका मतलब क्या होता है? सूर्य। और ये जो तरणी है इसका मतलब होता है नौका, या कह लीजिए नाव। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन सही होगा, सूर्य और नाव। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जिसमें छोटी ई की मात्रा है ड़ा में,
इसका मतलब सूर्य होता है, और जिसमें बड़ी की मात्रा है उसका मतलब होता है नौका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा, हमें किसी से अपेक्षा है, ठीक है, अपेक्षा है कि आप जो है एग्जाम में अच्छा करेंगे, अपेक्षा है कि आप मेरे लिए काम कर देंगे। तो अपेक्षा का मतलब तो हो गया आवश्यकता, और उपेक्षा का मतलब क्या होता है? उपेक्षा का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके दरवाजे पे कोई आया, कोई भिखारी आया कुछ मांगने के लिए, तो आपने क्या कर दिया, ए उधर हटो, उधर जाओ, दूसरे दरवाजे पे जाओ, आपने उपेक्षा कर दी, उसकी निरादर कर दिया। तो इसका जो सही बनेगा वो बनेगा आवश्यकता और निरादर। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? अब आपको बताना है कि ये जो है अपशब्द, तो अपशब्द क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है, अव्यय है। ठीक है, तो विशेषण क्या होती है? जो संज्ञा की विशेषता बताए, तो किसी संज्ञा की विशेषता तो बता नहीं रहा है, दरअसल ये संज्ञा ही है। अपशब्द क्या है? संज्ञा। क्या अपशब्द में कुछ आप बोलेंगे ना, कोई गाली होगी, उस गाली का कुछ नाम होगा, और नाम है तो वो संज्ञा है। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? अब आपको ये भी पता है कि संज्ञा कई प्रकार की होती है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा कह लीजिए, भाववाचक संज्ञा है। तो आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है। तो जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। लड़का, ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। मोहन नाम है तो व्यक्तिवाचक। बीमारी ये अवस्था है, तो जो अवस्था है तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो बीमारी क्या है? एक भाववाचक, जो अवस्था का बोध कराए वो भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित करिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, तो इसमें जो कोई है ये कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है, अनिश्चय। अब कोई तो होगा, अब कोई का मतलब क्या हमें नहीं पता ना, कोई है कि नहीं, कौन है। तो यहाँ से आपको निश्चित नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है ना। तो अगर कुछ निश्चित नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चित है। कोई है, अब कौन है पता नहीं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 18, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? अब देखिए, जैसा आप करेंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। मेहनत करेंगे तो पास होंगे, कम मेहनत करेंगे तो फेल होंगे। यानी ये क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है कि भाई अगर मेहनत करोगे तो ही पास हो पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये संबंध बता रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, इसमें कारक चिन्ह कौन सा कारक चिन्ह यूज होगा ये बताइए। कानों सुनी, इसका मतलब क्या है? कानों से सुनी या कानों के द्वारा सुनी, यही तो मतलब निकल रहा है ना। कानों से सुनी या कानों के द्वारा सुनी। अब आप बताइए, कानों के द्वारा सुनी। अब आप बताइए कि कौन सा कारक चिन्ह यहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए करण कारक। कौन सा होना चाहिए? करण कारक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। माँ ने बाजार से क्या खरीदा? कपड़ा खरीदा। तो ये क्या है? ये कर्म है। तो इसमें कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। क्या खरीदा है? कपड़ा खरीदा ना, कर्म है। जब क्या लगा के आंसर मिले तो वो कर्म होता है। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा है, तो कपड़े में कौन सा कारक है? कर्म कारक है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? ये आपको बताना है। सहायक क्रिया, नाम बोध। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल दे दूं तो शायद आप बेहतर बता पाएंगे। जैसे मैं कहूं, वह पढ़कर चला गया। वह पढ़कर चला गया, ठीक है। या एक एग्जाम्पल लें, मोहन सोकर उठा। अब देखो, एक क्रिया जैसे पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर चला गया, तो एक क्रिया खत्म हुई, फिर दूसरी क्रिया स्टार्ट हो गई उसी क्षण, तुरंत पढ़ा और चला भी गया। मोहन सोकर उठा, सोया भी फिर उठ भी गया। तो एक क्रिया समाप्त हुई और उसी क्षण दूसरी क्रिया में जब प्रयुक्त हो जाता है, जैसे बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? ऐसी क्रिया जिसमें कर्म भी हो, उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे
आना, मैं आया, मोहन आया, अकर्मक है। जाना, मैं गया, मोहन गया, अकर्मक है। मरना, मैं मर गया, अकर्मक है। लेकिन लेना जो है ये कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, ठीक है। पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है जिसे द्विकर्मक बोलते हैं। तो लेना जो है वो एक सकर्मक क्रिया है, ठीक है। आगे आया ये क्वेश्चन नंबर 23, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। देखिए बात को समझिए, क्या कह रहा है लेखक कि अगर वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। तो इसमें संदिग्ध वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान है, तात्कालिक वर्तमान है या सामान्य वर्तमान है, ठीक है। अब देखिए संदिग्ध क्या होगा? संदिग्ध तो नहीं होगा ना। आपको क्या लग रहा है संदिग्ध होगा? कोई कंफ्यूजन उसको नहीं है, संभावना ही तो है कि अगर वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो इसमें संभाव्य वर्तमान हो जाएगा, ठीक है ना। संभावना है कि अगर आई है कि नहीं आई है, अगर आई हो तो चिट्ठी दे देना। कल तापमान अधिक होगा, कल तापमान अधिक होगा, होगा मतलब कल की बात कर रहा है, आने वाले समय की बात कर रहा है। और जब आने वाले समय की बात की जाए तो वहाँ पे कौन सा काल होता है? वहाँ पर भविष्य काल होता है। तो बहुत इजी था आपके लिए भी। क्वेश्चन नंबर 25, पानी न बरसता तो धान सूख जाता। बात समझिए, वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है, आपका ध्यान दिलाना चाह रहा है। क्या? वो ध्यान ये दिलाना चाह रहा है कि भाई अगर पानी न बरसता तो धान सूख जाता। तो कोई आज्ञा तो दे नहीं रहा है, ना ही उसको कोई संदेह है, ठीक है, और ना ही उसकी कोई इच्छा है। वो आपको संकेत करा रहा है। वो आपको क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है, आपको बता रहा है कि अगर पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? ये संकेतवाचक वाक्य है। अब देखिए, बादल घिर आए, बारिश होने लगी। ये दो अलग अलग वाक्य हैं, लेकिन ये वाक्य एक योजक यानी और के जरिए जुड़े हुए हैं। तो जब दो स्वतंत्र वाक्य एक योजक के द्वारा जुड़े हों और अथवा किन, तो वो कौन सा वाक्य होता है? वो संयुक्त वाक्य होता है। तो बादल घिर आए और बारिश होने लगी, ये एक संयुक्त वाक्य का रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? तो रचना की दृष्टि से ये संयुक्त वाक्य होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां देखते हैं। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। पंक्ति में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। अब देखिए कहीं भी अगर सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, ठीक है ना, तो सा शब्द अगर आ जाए, सा, से, सी, तो वहां पे हमेशा आप जान लीजिए कि उपमा अलंकार होता है। बिना कुछ सोचे आपको क्या कर देना है? उपमा अलंकार लगा देना है, एकदम सही है। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको याद हो गया होगा। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ठीक है ना, उपमा तो है नहीं, कोई सा से शब्द आया नहीं है। यमक अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द कई बार आता है और हर बात उसका अर्थ अलग हो जाता है, वो भी यहाँ पे नहीं है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? मानो मनु मनहु, जानो जनो जनहु, ये शब्द उपयोग किए जाते हैं, तो ये भी नहीं है। ये रूपक अलंकार है। इसमें क्या है? रूपक अलंकार है कि अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस भाषा से संबंधित है? हिंदी में दिया जाता है, संस्कृत के लिए दिया जाता है, तमिल के लिए दिया जाता है, या संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं के लिए दिया जाता है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि जयद्रथ वध किसकी रचना है? ये बताना है जनशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण गुप्त की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, या सुमित्रा नंदन पंत जी की है। तो देखिए जयद्रथ वध एक बहुत फेमस रचना है जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है, राष्ट्रकवि इन्हें बोला जाता है। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत फेमस रचना है जिसका नाम है जयद्रथ वध। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे, आई होप आपने एंजॉय किए होंगे। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि इस 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट और वीडियो इस तरीके से मिलते रहें। और हाँ, अगर आप सोचते हैं कि मेहनत
सचमुच किया गया है ईमानदारी के साथ, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेट में, खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।